हेडिंग डालेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंसी कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये कहता है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारी जो इक्वेशन दे रखी हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, वो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि वो जो है वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। वो मतलब एक्चुअल में उनका कोई सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन आते हैं। जैसे कि हम ये कहेंगे कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर मान लीजिए वो सॉल्व हो सकती है, तो मैं ये कहूँगा कि वो सॉल्वेबल है। तो सॉल्व होने की एबिलिटी को हम बोलेंगे सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व हो सकती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम ये बोलेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और जब लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो फिर उसका सॉल्यूशन किस तरीके का होगा। कभी कभी होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें x की वैल्यू कोई एक ही वैल्यू आएगी, x की, y की कोई एक ही फिक्स वैल्यू आएगी। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। तो जब एक ही वैल्यू आती है x की और एक ही वैल्यू आती है y की, तो हम उसको बोल देते हैं कि कंसिस्टेंट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन। जब क्या होता है, जब बहुत सारी वैल्यूज आती हैं कि x की भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, y की भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, तो उस केस में हम ये बोल देते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब ऐसा होता है कि वो कंसिस्टेंट ही नहीं होती, यानी कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकती, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और हम ये बोल देते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो तीन केसेस होंगे बेटा यहाँ पर, जब मेरे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि कोई दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, तो तब हम लिखेंगे फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आप नोट करें, फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर for a pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। और दूसरी इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये हमें दो पेयर दे रखे हैं इक्वेशंस के। तो फर्स्ट लिखेंगे, बल्कि फॉर्म ना लिखकर आप लिखें सीधा सीधा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं, इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन is consistent with a unique solution is consistent with a unique solution if a1 upon a2, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, फिर हम लिखेंगे that is line represented by equations। ये जो इक्वेशन है इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। और फिर लिखेंगे that is lines represented by, that is lines represented by equation 1 and 2 are not parallel।
आर नॉट पैरेलल, ब्रैकेट में लिख देना इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड लिखेंगे is consistent with infinitely many solution is consistent with infinitely many solutions is consistent with infinitely many solutions if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। फिर लिखेंगे that is lines represented by equation 1 and 2 lines represented by equation 1 and 2 lines represented by equation 1 and 2 are coincident और ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस। अभी ये मैं क्या लिखवा रहा हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो अभी बस इसको नोट करते चलिए, फिर मैं समझाता हूँ एक एक पॉइंट आपको दोबारा। अभी तो बस इसको नोट करिए आप। फिर थर्ड पॉइंट लिखें। थर्ड पॉइंट में है इज इनकंसिस्टेंट। is inconsistent if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। is inconsistent if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। that is line represented by equations lines represented by that is lines represented by equation 1 and 2 are parallel and non-coincident are parallel and non-coincident। that is ब्रैकेट में लिख लीजिए बेटा नेवर इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेवर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। अब जो है ये जो हमने तीनों पॉइंट्स देखे हैं, इन तीनों पॉइंट्स का मतलब मेरे को बताना है। देखिए क्या होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको ना दो इक्वेशन दे रखी होती हैं। भाई दो कोई भी चीज़ होती है तो उसका पेयर बन जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक पेन है और दूसरा पेन है। मान लीजिए ये एक पेन है और ये दूसरा पेन है, तो हमने ये बोल दिया कि ये क्या हो गया, ये हो गए पेयर ऑफ पेन्स। तो हमारे पास
दो पेन का एक पेयर बन गया। तो इसी तरीके से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जहां पर x की पावर जो है वो 1 है, मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर क्या है 1, y की मैक्सिमम पावर क्या है 1, और एक कांस्टेंट वेरिएबल, एक कांस्टेंट टर्म है। तो एक तो लीनियर इक्वेशन ये हो गई। इसको लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ तो ग्राफ पर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ये तो इक्वेशन 1 हो गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिएगा कि अब जब भी कभी कोई दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है ना, तो वो इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है ये देखिएगा। जैसे ये फर्स्ट वाला है, अगर कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं तो हम उन दो इक्वेशंस को क्या बोलेंगे कि वो जो दो इक्वेशंस का जो पेयर है वो क्या है, वो कंसिस्टेंट है। तो आप फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि ये जो पेयर है ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरे में भी लिखा हुआ है कंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर है ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये सॉल्वेबल नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक, अब आप देखो कि मैं इसमें आगे क्या करूँगा, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, वाई एक्सिस बनाया तो ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। तो क्या होता है कि मान लीजिए मैं इसमें पहली जो इक्वेशन है मैं उसका ग्राफ बनाता हूँ। तो पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा देखिएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही बना दिया। तो इस वाली लाइन को मैंने बोल दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ये एक लाइन हो गई। फिर दूसरी लाइन बनाते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ये दूसरी लाइन हो गई मान लिया। तो जब कभी भी कोई दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो हम ये कहेंगे कि उसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि कोई भी दो लाइंस जो हैं, दो इक्वेशन, वो सॉल्व कब होंगी, जब उसका जो ग्राफ है उसके ग्राफ में जो दो लाइंस बनेंगी वो दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर या कहीं ना कहीं आपस में टकराएं जरूर, वो इंटरसेक्ट जरूर करें। तो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो एक पॉइंट ये है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली x की कुछ वैल्यू होगी और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंगली y की कुछ वैल्यू होगी। तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसको कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन। इसमें x की भी केवल एक ही वैल्यू आएगी और y की भी केवल एक ही वैल्यू आएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो पैरेलल तो कभी नहीं होती, तो इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पर, they are not parallel. Lines represented by equation 1 and 2 are not parallel. सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड देखते हैं। y y डैश x और x डैश, ये हो गया। अब देखिएगा सेकंड में है इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आर कोइंसिडेंट, दैट इज ओवरलैपिंग लाइन्स। मतलब हमारा जो दो लाइन्स हैं
मान लो एक लाइन ऐसी बन रही है कुछ इस तरह से, तो ये लाइन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, मतलब दोनों लाइंस ओवरलैपिंग है। दूसरी लाइन भी यही है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, यानी कि पूरी तरीके से उसी के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप ये देखिए, जब यहाँ पर ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे केवल एक पॉइंट पर, तो इसका एक ही सॉल्यूशन था। तो जब किसी का एक ही सॉल्यूशन होता है तो उसको हम बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, ये जो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर टच कर रही हैं, ये एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर टच कर रही हैं। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, अगर हम थोड़ी 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 दूरी पर भी पॉइंट्स करें तो हम कहें कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो जब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं तो ऐसे को हम बोलेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? ध्रुव, Yes, इंदर, इशिता, न्यासा, बताइए। yes, sir. क्लियर है बेटा? बताइए ध्रुव, इंदर, इशिता। Yes, Yes, sir. sir. समझ गए? सक्षम, प्राजक्ता, पावनी, योग, Yes, sir. पालकी, Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो फिर मैं आगे चलता हूँ, 1 मिनट वेट करें बस। चलिए जी, अब थर्ड भी बनाकर देखते हैं। y और y डैश, इधर हो गया x और इधर हो गया x डैश। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए हमारी जो पहली लाइन है वो ऐसे है, पहली लाइन वो ये हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन ये हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन तो ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती। और लाइंस जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक हम ये कहेंगे कि उसका जो दोनों इक्वेशंस का जो पेयर है उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अब आप ये देखो कि इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ये लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि पैरेलल लाइंस को आप कितना भी लंबा खींच लीजिए वो कभी भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि ऐसी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनको बोलेंगे कि दे आर पैरेलल एंड नॉन कोइंसिडेंट। नॉन कोइंसिडेंट का मतलब देखिए, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि ऐसी लाइंस जो दोनों सेम पाथ ट्रेवल करें, एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहें, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग लाइंस हो, उनको हम बोल देते हैं कोइंसिडेंट। और यहाँ पर है नॉन कोइंसिडेंट, मतलब ये जो लाइंस ओवरलैपिंग होती है ना, एक दूसरे के ऊपर पड़ी रहती हैं, इनको भी हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेलल है, इनको भी हम पैरेलल बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, और कितने पॉइंट्स पर टच कर रही हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर टच कर रही हैं। तो पैरेलल तो हैं लेकिन साथ साथ कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट होगा, इसका कंसिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, जो दो लाइंस पैरेलल हैं, तो वो जब कहीं पर टच ही नहीं कर रही हैं
तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और उनको हम नॉन कोइंसिडेंट लाइंस बोल देते हैं। अब इनकी कंडीशंस क्या क्या हैं, ये तो मैंने आपको तीनों कंडीशंस एक्सप्लेन करी, लेकिन मैथमेटिकल कंडीशन क्या क्या है। आपको दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इसको आपने ऐसे लिखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो x का कोफिशिएंट है a1 और दूसरी इक्वेशन में a2, a1 अपॉन a2 अगर आप करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, फिर आप b1 अपॉन b2 करेंगे तो फिर कोई वैल्यू आएगी। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, है ना, a1 अपॉन a2 वाली जो वैल्यू आई और b1 अपॉन b2 वाली जो वैल्यू आई, अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड, यानी कि इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया बेटा? बताइए, पहली कंडीशन क्लियर है? ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आप a1 अपॉन a2 निकालो, b1 अपॉन b2 निकालो और c1 अपॉन c2 निकालो। अगर ये तीनों रेशो इक्वल आ गए तो हम ये कहेंगे कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग लाइंस हैं, और ऐसे में कितने सॉल्यूशन होंगे? ऐसे में सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसी तरीके से जो तीसरी कंडीशन है उसमें क्या है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ गया, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आया, तो हम ये कहेंगे कि इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इट इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट को हम ये भी बोल देते हैं बेटा नो सॉल्यूशन, इनको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। बताइए, क्लियर? क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? यस। ठीक है। अच्छा, अब आप जो है बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आगे कंटिन्यू करता हूँ, जरा पानी पी लूँ। इसके क्वेश्चंस देखते हैं, बस अभी 1 मिनट वेट करिए। चलिए, पेज नंबर 3.62 है आरडी का, मैं ये सारा मिटा रहा हूँ। पेज नंबर 3.62, एग्जाम्पल नंबर 1।
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस in each of the following system of equations, determine whether the system has a unique solution. Determine whether the system has a unique solution. Determine whether the system has a unique solution, comma, no solution. No solution or infinitely many solutions. Full stop. In case there is a unique solution, find it. In case there is a unique solution, comma, find it. Find it. अब फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये पहली इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11. इसको दोबारा लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. और 6x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. तो ये जो पहली इक्वेशन है, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो वो हो जाएगा a1 हो जाएगा 2. मैं ये कहूँगा यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 7. ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन को ये बोलते हैं. तो a2 क्या हो गया 6 और b2 क्या हो गया 5 और c2 हो गया माइनस 11. a1 b1 c1, a2 b2 c2. ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई हमारे पास. अब मेरे को ये देखना है कि इनके वैल्यूज क्या हैं. अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो ये कहलाएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन. इन्होंने बोला है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ देखिए लिखा है इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट. अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें क्या करना है, हमें उसको फाइंड आउट करना है. और अगर मान लीजिए कि बाकी की दोनों कंडीशन आती हैं, यानी कि सेकंड कंडीशन तो हमारी ये थी कि कंसिस्टेंट तो होता है बट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते. आप बस ये लिखकर छोड़ देंगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. और तीसरी कंडीशन तो वैसे ही इनकंसिस्टेंट है, यानी कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकती, तो वहां तो सीधा सीधा आप लिख देंगे ये नो सॉल्यूशन. ठीक है, अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे इसको. यहां पर मैं ये कहूंगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना है 2 अपॉन 6. तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3 आ गया. अब b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन 5. बस यहीं रुक जाएंगे, हम कहेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर the given
system of equations is consistent with a यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है विद अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला था इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो। अब वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो फाइंड करने का तो वही सिंपल तरीका कि पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको इधर ले जाओ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन 6x प्लस 5y माइनस 11 को इधर ले जाओ तो प्लस का 11। तो अब अगर मेरे को एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज करना है तो कर सकता हूँ बड़े आराम से। ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 6x है ही। तो क्या कहेंगे कि हम इसको ऊपर वाली में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की और y की। मैं क्या करूँगा कि ये जो पहली इक्वेशन है इसमें तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 3, और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो लिख दीजिए कि इसमें हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, अब इस तरफ कर रहा हूं आगे। तो ये हो गया, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 7 जा 21। ये अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 21 और ये 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। और यहां लिख दीजिए कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो नीचे वालों के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। 6x माइनस 6x कैंसिल आउट, 9y माइनस 5y क्या हो गया 4y, और 21 माइनस 11 क्या हो गया 10। तो y इज इक्वल टू 10/4, तो ये क्या हो गया 2.5 हो गई वैल्यू। 2.5 बोल दो बेटा, चाहे आप 5/2 बोल दो। फिर कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, मर्जी है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो 2x प्लस 3y, तो 3 इंटू 2.5, y की जगह 2.5 इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो 2x प्लस 3 5 जा 15, 1 कैरी आ गया, 3 2 जा ये 7.5 हो गया इज इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 7.5, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 7.5 कितना हो गया माइनस 0.5, माइनस 0.5 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई माइनस का 0.25। ये 2.5 है जिसको मैं 5/2 भी बोल सकता हूँ, और ये माइनस का 0.25 है जिसको मैं माइनस का 1/4 भी बोल सकता हूँ। बताइए जी, क्लियर है सबको? x की वैल्यू माइनस 1/4 और y की वैल्यू 5/2, सबको क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखता हूं मैं।
यहाँ ये बीच वाला मिटा रहा हूँ, इधर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। सिक्स एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 9x प्लस 15 अपॉन 2y। 9x प्लस 15 अपॉन 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 21। अब इसको ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, 9x प्लस 15 अपॉन 2 इंटू वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या हो गया 6, b1 क्या हो गया 5 और c1 क्या हो गया माइनस 11। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 हो गया 9, b2 हो गया 15/2 और c2 हो गया माइनस का 21। ठीक है, तो a1 b1 c1 है और a2 b2 c2, ये वैल्यू हो गई। सबसे पहले a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करेंगे, 6 अपॉन 9, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 2 अपॉन 3। फिर करेंगे b1 अपॉन b2, तो 5 अपॉन 15 अपॉन 2। तो ऊपर एक रैशनल नंबर नहीं है, ऊपर सिर्फ 5 लिखा हुआ है, नीचे 15 अपॉन 2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 इंटू 2 अपॉन 15। बेटा ये वाला रूल पता है ना सबको कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो 5 इंटू 2 अपॉन 15, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 1 इंटू 2 2, तो ये भी आ गया 2 अपॉन 3। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल आ गए। अब c1 अपॉन c2 और देखेंगे, माइनस 11 अपॉन माइनस 21, 11 अपॉन 21। तो हम ये कहेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, is not equal to c1 upon c2, therefore the system of equations is inconsistent. Therefore the system of equations is inconsistent. Inconsistent मतलब सॉल्व ही नहीं हो सकता, सॉल्वेबल ही नहीं है, एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। बताइए क्लियर? सेकंड पार्ट सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. ठीक है, और ऐसे को हम ये बोल देते हैं कि लाइंस जो हैं वो लाइंस इन इक्वेशंस से जो लाइंस बनेगी वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट है माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5।
माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और 9/2x माइनस 6y, 9/2x माइनस 6y प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे करेंगे, माइनस 3x प्लस 4y और ये 5 इधर आ जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और 9/2x माइनस 6y प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो फिर देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना हो गया -3, b1 हो गया 4 और c1 हो गया -5। ऐसे ही a2 ये हो गया 9/2, b2 हो गया -6 और c2 हो गया 15/2। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये वैल्यूज आ गई। अब फटाफट से इनके रेशो देख लेंगे कि इनके रेशो इक्वल हैं अनइक्वल हैं क्या है ना। तो जरा देखिए a1/a2 देखते हैं। a1/a2 ये क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 9/2। ऊपर तो नॉर्मल नंबर है लेकिन नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। -3 इंटू 2 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया माइनस का 2/3। b1/b2 देखेंगे, b1/b2 क्या हो जाएगा, 4/-6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया -2/3। और c1/c2 देखेंगे, -5/15/2। तो ऊपर तो नॉर्मल नंबर है -5, नीचे रैशनल एक्सप्रेशन है, मतलब 15/2। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -5 इंटू 2 अपॉन 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये क्या हो गया माइनस का 2/3। तो आप ये देखेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों के तीनों इक्वल आ गए। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन वहां पर जो लाइंस हैं वो ओवरलैपिंग होगी, यानी कि कोइंसिडेंट होगी लाइंस। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम कहेंगे ये आपका कंडीशन नंबर 2 है। यहां पर हम लिखेंगे सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ठीक है, therefore system of equations is consistent with infinitely many solutions। कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। बेटा बताइए सबको क्लियर है, बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 है। इसमें देखेंगे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस for each of the following system of equations determine the value of k for each of the following systems of equations
determine the value of k for which the given system of equations determine the value of k for which the given system of equations has a unique solution. Has a यूनिक सॉल्यूशन. तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन देखिए, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. बस यही कंडीशन होती है, हमें आगे चेक नहीं करना होता. c1 अपॉन c2 चेक करने की जरूरत नहीं होती यूनिक सॉल्यूशन में. तो जरा देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखे हैं हमको पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट देखता हूं. फर्स्ट पार्ट में है x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है, ये तो पहली इक्वेशन दे दी. दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5. दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5. अब x माइनस के वाई और इस 2 को इधर ले आएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0. तो जैसे x है ना, तो x का मतलब हो गया 1x. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. 3x प्लस 2y फिर -5 को इधर ले आए तो +5 इज इक्वल टू 0. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो अब अगर इसको देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई. तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को हम वही वैल्यू लिखेंगे. पहले a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -k और c1 की वैल्यू -2. ठीक है, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 5. ये वैल्यूज हैं हमारे पास. अब पहले से ही दे रखा है कि मेरे को सिस्टम डिटरमिन, दो बार लिख दिया डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन पहले से ही दे रखा है, यानी कि a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये पहले से ही दे रखा है मुझे, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, इधर कर रहा हूं मैं. For a unique solution a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो a1 क्या हो गया 1 और a2 क्या हो गया 3. 1 upon 3 is not equal to b1 upon b2, यानी कि -k upon 2. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो -k इंटू 3 क्या हो गया -3k इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस का 2. अब k को इधर ही रहने दो और -3 को इधर ले जाओ. k इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन -3, तो k इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3. k इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3. ये हो गया. तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कोई भी अननोन, अगर हमको ऐसा कोई कांस्टेंट दे रखा है, जैसे यहाँ पर k है, तो k की ना कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं निकलेगी वहां पर, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के केस में कंडीशन इक्वालिटी वाली नहीं होती, नॉट इक्वल वाली होती है. ये a1 अपॉन a2 जो रेशो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, बस. बाकी कुछ भी हो जाए तो हम ये कहेंगे
कि k शुड नॉट बी इक्वल टू -2/3, मतलब k की वैल्यू -2/3 नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी हो, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -2/3। ये k की वैल्यू है कि k की वैल्यू -2/3 ना हो, उसके अलावा आप कुछ भी ले लो k की वैल्यू आप ले लो 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, बस -2/3 मत लेना। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो हाँ जी, तो बस तो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, वो करना ट्राई आप लोग। Okay, sir. ठीक है, चलिए जी, ओके।